इंडियन रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली, जहां पर सिंगल सेलर है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। प्राइस ही मेरा एआर है, पहले तो आप ये तो माइंड में बिठाई लो, कोई से भी मार्केट हो प्राइस तो एआर के बराबर ही रहेगा। कभी परफेक्ट कंपटीशन में टीआर ऐसे ही बन रहा था ना भाई, ऐसे ही तो था। अच्छा, अगर मैं डिमांड कर्व बना के यहाँ पे निकालने की कोशिश करूं, मान लो ये डिमांड कर्व है, जब लेस देन 1 है तो एमआर लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। तो जब एमआर नेगेटिव है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग है। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा डे 10 में आप लोगों का स्वागत है जीएनजी 2.0 सीरीज में। मैं हूं सीएस अनिल। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 4 का यूनिट 1, जानदार, शानदार और जबरदस्त। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। सारी की सारी मार्केट्स पढ़ेंगे बेटा बढ़िया तरीके से। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, बढ़िया तरीके से डिटेल में समझते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो जी सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ द मार्केट। जनरली मार्केट का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और ट्रांजैक्ट करते हैं, है ना, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले पेमेंट्स होती हैं। तो दिस इज अ मार्केट, एनी प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। तो देखो मार्केट क्या है? कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखते बेटा इसको जल्दी से। कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु इंटरैक्ट टू डिटरमाइन दी प्राइस। तो एक जगह जहां पर वो लोग मिलते हैं और डिटरमाइन करते हैं जगह। ठीक है ना? प्राइस क्या है? अमाउंट ऑफ द मनी पेड टू एक्वायर द गुड्स और सर्विसेज रिफ्लेक्ट द एक्सचेंज वैल्यू। ध्यान से क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक्सचेंज वैल्यू को डिटरमाइन करती है, रिफ्लेक्ट करती है। यानी किस चीज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं भाई? प्राइस के बदले। ठीक है ना? एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द यूज वैल्यू और द यूटिलिटी और द सेंटिमेंटल वैल्यू। नहीं, समझ रहे हो? एक्सचेंज वैल्यू कोई यूज वैल्यू है उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं है। एक्सचेंज वैल्यू मींस उसका प्राइस जिसके बदले हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। बात समझ आ गई? मार्केट एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्राइस बार्गेनिंग, मार्केट की नॉलेज और सिंगल प्रिवेलिंग प्राइस एट अ टाइम। ये सारे फीचर्स हो गए एक मार्केट के, जहां पर ये सब चीजें होंगी। दैट मींस देयर इज अ वैलिड मार्केट। ठीक है ना भाई? बात समझ आई? तो कोई भी जगह जहां पर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बायर सेलर इंटरेक्ट करते हैं, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू वेयर एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द यूज वैल्यू और द सेंटिमेंटल वैल्यू। तो मार्केट एग्जिस्ट वेयर बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्राइस बार्गेनिंग, मार्केट की नॉलेज और सिंगल प्रिवेलिंग प्राइस देखने को मिलता है। उसी को क्या बोलते हैं बेटे? मार्केट। ठीक है ना? चलो नाउ क्लासिफिकेशन देखते हैं। अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन है बेटा, ध्यान से। सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, मतलब दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। ज्योग्राफिकल वर्ड से क्या पता लग रहा है? ज्योग्राफिकल एरिया, है ना? तो देखो लोकल मार्केट होगी हमारे घरों के आसपास जो होती है, लोकल बार्बर, पेरिशेबल गुड्स की रिलेटेड, यानी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। जो मार्केट आपके किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से रिलेटेड है, सिर्फ वही। रीजनल मार्केट बोले तो कवर्स अ रीजन, जैसे मखेला चादोर इन आसाम, ये कोई रीजन, कोई एरिया के नाम से फेमस होती है ना, जैसे आसाम की एक मार्केट का नाम लिखा हुआ है, तो ये रीजनल मार्केट होगी। राइट? नेशनल मार्केट बोले तो विद इन अ कंट्री, जैसे हिंदी बुक्स इन इंडिया। अब ये कंट्री के नाम से पॉपुलर है कि इस कंट्री की मार्केट है हिंदी बुक इन इंडिया। फिर है इंटरनेशनल मार्केट, बोले तो अक्रॉस द कंट्री, जहां पर गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड बात करते हैं, है ना? इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड सिल्वर वाली मार्केट्स की। ठीक है जी, चलो नाउ ऑन द बेस्ड ऑन टाइम, मार्शल की क्लासिफिकेशन है ये, मार्शल भैया अपने। ठीक है ना? इसने कहा कि टाइम की क्लासिफिकेशन, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है टाइम वाला, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। कई बार क्या होती है, मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड वाली होती है, जो कि कम समय के लिए लगती है, बहुत कम समय के लिए। सप्लाई फिक्स्ड होता है। पेरिशेबल गुड्स के बारे में बात होती है यहां पर, जैसे मिल्क की मार्केट, फिश की मार्केट, जो आइटम्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, वो वाली गुड्स की मार्केट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। सिंपल है। फिर आता है शॉर्ट पीरियड वाली, जहां पर सप्लाई कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग द मोर वेरिएबल्स फैक्टर्स, प्राइस इज लेस वॉलेटाइल। शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट से थोड़ी सी बड़ी, पर है ये भी शॉर्ट मार्केट ही, है ना? सप्लाई को इंक्रीज करा जा सकता है थोड़े वेरिएबल फैक्टर्स लगा के, प्राइस लेस वॉलेटाइल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हो गई, जैसे पता है कौन सी मार्केट, जैसे आपके घरों के आसपास होने लगती पर डे वाली मार्केट लगती है, थर्सडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, तो ये इसको कह सकते हैं। राइट? लिमिटेड टाइम के लिए वहां पे सप्लाई थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है एज पर दी प्राइस या एज पर दी सिचुएशंस। तो प्राइस यहां पर क्या माना जाता है? लेस वॉलेटाइल माना जाता है। क्लियर है भाई?
नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड वाली मार्केट, ये जो परमानेंट मार्केट जो हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, जो नॉर्मली होती है कि जब भी हम घर से निकले वो मार्केट आपके घर के आसपास नॉर्मली होती ही है, जो रेगुलर की रोजमर्रा की चीजें वहां पर रेगुलरली अवेलेबल होती है, राइट। तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सप्लाई फुली एडजस्टेड टू द डिमांड, जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई एडजस्ट हो जाएगा, है ना। डिटरमाइंस दी नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस मतलब जो नॉर्मली प्राइस मार्केट में चलता है, विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। फिर आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऐसी मार्केट हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर किसी मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रही है इमीडिएटली यानी ऑन द स्पॉट, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द डिलीवरी, दैट इज ग्रेन मंडी, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज अभी ले लो और पेमेंट बाद में कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखा जाता है ज्यादातर आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में, या जब आप मान लो बड़े बड़े आप प्लेयर्स बन जाते हैं ना, जैसे समझो कि आप देखते होगे बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, इसके अंदर आप देखते हो अलग अलग ब्रांड्स के क्लोथिंग लगी होती है, अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे आइटम्स लगे होते हैं। आपको क्या लगता है कि इन्होंने खरीद के लगाया वहां पर? नहीं ना, यहाँ पर क्या होता है कि सामान ही अपना दे जाते हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम ये बोलते हैं कि इतने दिन बाद हमें पेमेंट दे देना बाद में, राइट। और या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब आपकी डीलिंग्स चलती हैं तो इमीडिएट पेमेंट्स नहीं होती, इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूचर डेट डिसाइड हो जाती है कि इतनी डेट पे हम पेमेंट करेंगे बाद में। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि पेमेंट इन्वॉल्व है किसी फ्यूचर डेट पे, तो बेटा उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर्स डिलीवरी एंड पेमेंट, एग्जांपल फॉरेक्स फ्यूचर, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। फॉरेक्स फ्यूचर जो होते हैं वहां पर ये वाली ट्रांजेक्शन देखी जाती है कि आप पेमेंट बाद में करते हो, सिंपल है। चलो फिर आता है बेस्ड ऑन रेगुलेशन, ये वाला क्वेश्चन अभी आया भी थे रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट्स में। रेगुलेटेड मार्केट कौन सा है, जिनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक बॉडी बनी है, कोई ना कोई एक अथॉरिटी बनी है जो उस मार्केट को रेगुलेट कर रही है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बॉडी कौन सी है हमारी, सेबी, है ना। सेबी है कि नहीं है, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करती है। फिर आता है अनरेगुलेटेड या बोले तो फ्री मार्केट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीकली हाट बाजार जो इनके लिए क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी है, कोई अथॉरिटी बनी हुई है क्या, नहीं, ये फ्री मार्केट्स है, राइट। तो दीज आर अनरेगुलेटेड और वी कैन से फ्री मार्केट, सिंपल है। चलो फिर आता है बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस होता है उस हिसाब से मार्केट्स का क्लासिफिकेशन है। जैसे एक होती है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर होलसेल ट्रांजैक्शन होती है, उसमें क्या होता है, एक बिजनेस बना के बेच रहा है सामान किसी और बिजनेस को ही, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहा, बिजनेस टू बिजनेस हो रही है ट्रांजैक्शन, राइट। तो बल्क ट्रांजैक्शन। फिर आता है रिटेल मार्केट, बोले तो स्मॉल क्वांटिटी जहां पर होती है, जहां पर बिजनेस किससे डील कर रहा है, डायरेक्ट मेरे बच्चों कस्टमर से, ठीक है, किससे डील कर रहा है, कस्टमर से, B2C, ठीक है जी। फिर आता है बेस्ड ऑन कंपटीशन, एक हो सकती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो कि एक इमेजिनरी मार्केट है, पढ़ेंगे इनके बारे में भी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, या फिर है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अभी नाम देखते हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे, मार्केट्स के बारे में, डोंट वरी, पढ़ते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे मार्केट्स को समझेंगे और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है ना। चलो नो टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट बाय फंक्शंस। एक हो गया प्रोडक्ट मार्केट जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डील हो रही है, हाउस होल्ड्स की। एक हो गया बेटा फैक्टर मार्केट, जहां पर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिस मार्केट से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करते हैं अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के लिए, उस तरह की मार्केट को हम क्या बोल देते हैं बेटे, क्या बोल देते हैं, फैक्टर मार्केट, याद रहेगा, बॉट बाय दी फर्म्स, दैट इज नोन एज फैक्टर मार्केट। क्लियर है? अरे क्या खुल रहा है। चलो नाउ मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, ये जो तीनों टाइप्स की मार्केट है इनको समझ लेते हैं एक बार, फिर ये वाला टेबल देखेंगे, बढ़िया से समझ आएगा। एक बार देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक है बेटा परफेक्ट मार्केट, थोड़ा समझते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो इन मार्केट्स को, वैसे तो मोस्टली बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इन मार्केट्स को थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे, फिर मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट है ना। तो बेटा परफेक्ट मार्केट, और वैसे जनरली अगर हम बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए कि मार्केट को हम कैसे समझते हैं। मार्केट के आपके पास दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, एक होता है हमारे पास बेटा परफेक्ट मार्केट और एक होता है हमारे पास, सी भी मेरा ई जैसा ही बन गया, बताओ, हाँ ये है परफेक्ट मार्केट। बच्चे कहेंगे सर स्पेलिंग नहीं आती सर को मार्केट की, है। दूसरा है बेटा इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट के अंदर पूरा लिख दूं क्या, ये लो, इम्परफेक्ट मार्केट ही होगी और क्या होगा। इम्परफेक्ट मार्केट में हमारे पास तीन है, ध्यान से, एक है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, एक है हमारे पास मोनोपोली, और एक है हमारे पास ओलिगोपोली, ओलिगोपोली बोलते हैं कि बच्चे इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली के भी फॉर्म हो सकते हैं, एक डुओपोली भी कह सकते हैं, ओलिगोपोली जैसी ही होती है भाई। मोनो मतलब सिंगल, ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स, डुओपोली मतलब 2 सेलर, तो लिख सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें अलग से। अब समझो जो मुद्दे की बात है वो क्या है। परफेक्ट मार्केट जो है ना हमारे पास, ये बेटा एक इमेजिनरी मार्केट है, एक्चुअल में ऐसी कोई मार्केट होती ही नहीं। एक फिर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है ऐसा जब होती नहीं है, तो समझो एक मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक ऐसी मार्केट बताई जा रही है हम जिसमें इमेजिन कर रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्राइस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कंज्यूमर को पूरी पूरी नॉलेज है। ध्यान से सुनेंगे, यही पॉइंट्स अभी आने वाले हैं टेबल में। क्या बोला, परफेक्ट मार्केट जहां पर सब कुछ परफेक्ट है, प्राइस कांस्टेंट है, सबसे पहले तो प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है ना। इसके अंदर क्या है हमारे पास, दूसरा क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला था दूसरा, प्राइस सेम है। चलो वैसे शुरुआत से ले लेते हैं। फ्यू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। अच्छा वो नॉलेज वाला बोला था ना, कंप्लीट नॉलेज है, थोड़ा रनिंग में लिख रहा हूं, अभी हम टेबल में देखेंगे। कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज किसको, बायर और सेलर को। कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट समझ रहे हो भाई क्या होता है, कि अगर मेरे को न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए तो मेरे को सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन करना पड़ेगा। लेकिन परफेक्ट मार्केट में हम क्या कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप आ जाएगा चल के, ऐसा माना जाता है। पर एक्चुअल में तो ऐसी मार्केट नहीं होती ना, करना पड़ता है, राइट। तो इसके अंदर कोई एंट्री एग्जिट पे बैरियर भी नहीं है। ये मैं कुछ फीचर डिस्कस कर रहा हूं आपसे। क्या बोला बेटा, नो बैरियर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, नो बैरियर वाला, पहले बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा ये, नो बैरियर्स ऑन एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई भी फर्म इजीली आ जा सकती है परफेक्ट कंपटीशन में, कोई भी आके अपना बिजनेस ओपन कर ले, जिसको छोड़ के जाना है छोड़ के चले जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जितनी भी फर्म्स है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में, वो सारी की सारी क्या होती है, प्राइस टेकर, यानी जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, जो इंडस्ट्री में मार्केट प्राइस चल रहा है वही इनको लेना पड़ता है, अपनी मर्जी से कोई प्राइस चेंज नहीं करता, प्राइस सेम रहता है। ठीक है, ये हमने बात करी परफेक्ट कंपटीशन की। इसी से रिलेटेड कुछ या कुछ फीचर मिलते जुलते दिखेंगे, कुछ ऑपोजिट दिखेंगे। मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पे भी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, लेकिन प्राइस सेम नहीं है, प्राइस चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस मेकर होने की पावर है, लिटिल पावर है मोनोपोलिस्टिक में। ये पता है कौन सी मार्केट है, ये आपके घरों के आसपास जो ज्यादातर मार्केट आप देखते हो ना। अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट भी सेम था, प्रोडक्ट भी सेम है बेटा इस वाले मार्केट में, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। लेकिन इसमें क्या है, प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है, प्रोडक्ट अलग अलग भी है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कैन बी सेम कैन बी डिफरेंट, दोनों बातें आएंगी। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहां पर भी क्या है, यहां पर सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ सकती है बायर को, सेलर्स को सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, मोनोपोलिस्टिक के अंदर और बात करी। फिर मोनोपोली आता है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, बाकी डिटेल में जाएंगे भी। मोनोपोली इज द सिंगल सेलर। ये क्या है बेटा, कहीं पर भी एक बात बताऊं, याद रखने का तरीका, मोनोपोली का नाम कहीं भी दिख जाए मेरे बच्चों तो सीधा माइंड में पता है क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंडियन रेलवे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, इंडियन रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली, जहां पर सिंगल सेलर है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। समझ गए, तो एक ऐसा सेलर, एक ऐसी मार्केट फॉर्म कर देता है अपने आप ही, खुद की मार्केट, जहां पर वही एक सेलर है, जहां पर उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो यहां पर बैरियर होता है, यानी कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ पाता इसकी टक्कर में। क्यों, या तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका बिजनेस का स्केल इतना ज्यादा बड़ा है, या कुछ रेगुलेशंस ऐसी बनी हुई है कि कोई खोल ही नहीं सकता वाला काम, राइट। तो इस वजह से यहां पर रेस्ट्रिक्शंस देखी जाती है, प्राइस का पूरा कंट्रोल है, ये प्राइस टेकर होता है। इसके अंदर जो हमारे पास सेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो क्या होता है बेटा, प्राइस मेकर, अपना प्राइस खुद बनाता है, वो प्राइस मेकर है ना। यहां पे कहा था हमने थोड़ा कंट्रोल है प्राइस का, वहां तो बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस टेकर है, यहां पर कंप्लीट कंट्रोल है। अच्छा, अगर मोनोपोली समझ आ जाता है तो ओलिगोपोली वही है, बस फर्क क्या है, फ्यू सेलर्स, सिंगल नहीं है, फ्यू सेलर। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, गिने चुने सेलर्स है ना टेलीकॉम में, पेट्रोलियम की कंपनीज है, गिनी चुनी है, तो फ्यू सेलर्स। ऐसा ही सेम डुओपोली है, बस फर्क क्या है, वहां पे 2 सेलर्स होते हैं। कितने होते हैं, सिर्फ 2, गिनती के 2 होते हैं, 1 और 2, बस 2, तो वो डुओपोली बन गया। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट सेम ही है, बस सिंगल सेलर्स, फ्यू सेलर्स और 2 सेलर्स, ये बात है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया मार्केट का स्ट्रक्चर, बाकी अभी देखते हैं। चलो, तो बेटा मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं एक बार सारी मार्केट्स, फटाफट से नजर मारो। देखो भाई, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज, इसमें लार्ज होते हैं, इसमें फ्यू सेलर, इसमें 1 सेलर, डिस्कस करा हमने अभी। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कोई नहीं होता, यानी सारे सेम होते हैं, इसमें सेम स्लाइट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओलिगोपोली में नन टू सब्सटेंशियल, या तो बिल्कुल नहीं होगा या बहुत मामूली होगा। इसमें तो एक्सट्रीम होता है, क्योंकि ये सिंगल ही है, अकेला ही बेच रहा है, तो उसको अलग ही है, इकलौते प्रोडक्ट है, यूनिकनेस है कोई ना कोई, तभी तो मार्केट है उसकी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पे डिस्कशन बनता है, इस पे बनता है डिस्कशन, तो अभी बाकी देखते हैं, फिर इलास्टिसिटी वाले पे आते हैं।
कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट में कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि प्राइस टेकर है, लिख दूं यहां पर, ये क्या है बेटा, प्राइस टेकर। इलास्टिसिटी वाला मैं भी डिस्कस करूंगा। मोनोपोलिस्टिक में प्राइस टेकर भी हो सकता है, मेकर भी हो सकता है, थोड़ा कंट्रोल होता है, यानी कि प्राइस टेकर स्लैश मेकर लिख देते हैं इसको, है ना, तभी लिखा है सम, कुछ कंट्रोल होता है। ओलिगोपोली में भी कुछ होता है, यहां पर तो कंसिडरेबल है भैया, मेन कंट्रोल होता है मोनोपोली के पास प्राइस को लेके। एग्जांपल में देखो, एग्रीकल्चर, परफेक्ट में वैसे नहीं होता परफेक्ट का, पर लिट क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन मान सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में शैम्पू, टूथपेस्ट, यहाँ पे टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, ये हमने बात करी थी, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की भी तो कुछ ही कंपनियां गिनी चुनी। फिर मोनोपोली में इंडियन रेलवे, है ना, जब भी कभी मोनोपोली का नाम सुनेगा बेटा तो इंडियन रेलवे ही आना चाहिए माइंड में, बढ़िया एग्जांपल, सबसे बढ़िया, ठीक है ना। बात रह गई इलास्टिसिटी की, समझते हैं जरा इस बात को थोड़ा सा, है ना। ये तो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने, ये यहां लेके आते हैं थोड़ी सी कहानी को। इलास्टिसिटी, देखो बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की पहले। किसकी बेटे, परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में जो मेरा AR MR का कर्व होता है वो होता है सीधी लाइन, AR/MR। और ध्यान रखो कहीं पर भी, जो मेरा एवरेज रेवेन्यू का कर्व है वही मेरा प्राइस की लाइन भी बोली जाती है, और वही मेरा डिमांड कर्व भी होता है बेटा। वही क्या होता है, मेरा डिमांड कर्व भी यही होता है। ये बात पहले तो माइंड में बिठा लो अच्छे से। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे है, क्योंकि यहां पर प्राइस सेम है। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला, जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं सेम प्राइस पर ही बिक रहे हैं। पहला प्राइस प्रोडक्ट भी 10 पे बिक रहा है, दूसरा भी 10 पे बिक रहा है, तीसरा भी 10 पे बिक रहा है, चौथा भी, जितने भी आपको यूनिट्स बेचने हैं सब सेम प्राइस पर ही आप सेल कर रहे हो। और अभी मैंने आपको समझाया कि प्राइस ही हमारा AR होता है, तो सेम हो गया। सिंपल ऐसी बात है कि नहीं है, ये आगे आएगा वैसे इलास्टिसिटी वाली बात, पर मैं आपको यहीं पर ही समझा देता हूं, ठीक है। दिस इज 5, सेम सेम है और प्राइस ही तो AR होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता। अब AR से TR निकाल दो, टोटल रेवेन्यू निकाल दो, कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, कैसे निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई करके, है ना। याद है कि नहीं है एवरेज वाले कंसेप्ट, ये लो, AR निकालने के लिए हम TR को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं, वहीं अगर मैं एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी से तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। सिंपल सी तो बात है भाई, सिंपल सरल सी बात है कि नहीं है। तो ये यूज करके हमने TR निकाल दिया। अब अगर आपको निकालना हो MR तो क्या होगा फॉर्मूला, जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट बढ़ाया था, याद है, कहीं पर भी पढ़ना, पूरी इकोनॉमिक्स में आपके पास मार्जिनल निकालना हो ना, टोटल उठाओ, nth नंबर का टोटल, उससे पहले वाला टोटल माइनस कर दो। बोले तो मेरे को किसी लेवल का MR चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, TRN माइनस TRN माइनस 1। इसमें तो हालांकि हम सिंपली यूज कर रहे हैं, पर ये बात फिर भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जी, तो क्या करेंगे, 20 पहला तो चलो मान लेते हैं अगर ब्लैंक है एक बारी को, या चलो 10 ले लेते हैं, 10 माइनस 0 10 हो गया ना, एक तरीके से, है ना। पहला वाला 10, फिर 20 माइनस 10 10 10 10 माइनस करके देख लो, 10 10 ही तो आएगा। तो क्या हुआ, AR MR बराबर हो गया, और सेम ही है, और प्राइस सेम है, तो भाई जितने मर्जी यूनिट्स बेचो आपका AR MR सेम चल रहा है, तो दैट इज अ कांस्टेंट लाइन, है कि नहीं है, सीधी लाइन जा रही है ना भाई। तो ये AR MR का कर्व हो गया, समझ आई बात। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहता है। आपको कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने हो, आपको प्राइस सेम रखना है। अच्छा सर, टोटल रेवेन्यू, तो भाई टोटल रेवेन्यू की भी शक्ल देख लो, यही बना दूं, छोटा सा बना दो, लिटिल सा, पूरे शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे TR बढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, यानी ये हो गया मेरा TR। कोई दिक्कत परेशानी, 0 यूनिट पे 0 TR था, पहले यूनिट पे इतना हो गया TR, दूसरे पे इतना हो गया, तीसरे पे इतना हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ये सारे कर्व्स अभी दिखाऊंगा शक्ल, डोंट वरी, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। ये लो जी, अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक की। एक बात माइंड में बिठा लो पहले तो, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, एक लिखा है मैंने मोनोपोलिस्टिक यहां पर, ठीक है, और एक क्या है, मोनोपोली वाला मार्केट, यानी कि बात समझ रहे हो, एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और एक मोनोपोली है। मोनोपोलिस्टिक इज डिफरेंट, मोनोपोली इज डिफरेंट। मोनोपोलिस्टिक इज जहां पर फ्यू लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मिक्स मार्केट जहां पर सब कुछ है, बहुत सारे बायर्स है, इजी एंट्री एंड एग्जिट है। एक मोनोपोली है ना। तो बेटा मोनोपोलिस्टिक की हम बात कर रहे हैं पर मार्केट की, ठीक है। तो देखते हैं एक बारी जल्दी से, देखो अब यूनिट्स, प्राइस ही मेरा AR है, पहले तो आप ये तो माइंड में बिठाई लो, कोई से भी मार्केट हो प्राइस तो AR के बराबर ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि अगर आपको बेटा एडिशनल यूनिट बेचने हैं तो आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा। एग्जांपल कुछ भी, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, 6 ले लेते हैं चलो। अब 0 तो नहीं करेंगे, खैर चलो,
मतलब यहां पर ये मान रहे हैं कि अगर आपको एडिशनल यूनिट बेचने हैं तो प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। सीक्वेंस में 10987 भी ले सकते हो, ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बस मेरे को ये दिखाना था कि आपको अगर एडिशनल यूनिट्स बेचने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो अब अगर AR ये है तो TR क्या होगा, देखेंगे 10 1 10, 8 2 16, 6 3 18, 4 4 16, 5 2 10। तो TR का बिहेवियर दिख रहा हो, क्या दिख रहा है, पहले दिखा ऐसे बढ़ रहा है बढ़िया से, फिर देखा फॉल हो गया, बढ़ता हुआ और कम होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई। तो टोटल रेवेन्यू कैसा बनेगा मोनोपोलिस्टिक में बेटा, ये ऐसे जाएगा, ये TU की तरह हो जाएगा कि नहीं, दिस इज माई TR। ऐसा सही बिहेवियर है ना कि पहले बड़ा एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा और गिर गया। इसको आप अगर 10987 लिख लोगे तो ज्यादा वैल्यूज मिल जाएंगी, बात बिहेवियर यही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये इसका बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर MR निकालना हो तो निकालो जरा, MR माइनस करो, चलो इसको सेम ले लेते हैं एक बारी को। फिर क्या होगा, 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 16 इज 2, 16 माइनस 18 इज फिर अगेन 2, फिर क्या होगा 10 माइनस 16 माइनस का 6, अच्छा ये माइनस का 2 है। देख रहे हो क्या हुआ, MR मेरे को क्या दिख रहा है, पहले डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, फिर नेगेटिव, इवन हम मान लेते हैं बीच में जीरो भी हुआ ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू लोगे तो आपको जीरो भी मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है, MR जीरो भी होता हुआ दिख रहा है। तो MR के कर्व को अगर मैं अलग से बनाऊं, मान लो इसी के नीचे छोटा सा बना के दिखाऊं आपको, तो ये है ना बिहेवियर MR का, ये लो जहां मैक्सिमम वहीं पर ही जीरो है। कुछ मिलता जुलता लग रहा है, जैसे हमने TU और MU पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा सही है, तो वही है भाई। तो ये किसमें बात हो रही है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना, बात समझ आ गई। अच्छा, ये मोनोपोलिस्टिक लिखा है, अगर मैं आपको लिखूं मोनोपोलिस्ट, ये दोनों वर्ड्स के मैं आपको डिफरेंस बताने लगा था, मैं रुक गया था, मैंने पहले ये बता दूं। तो भाई इसमें समझ आया क्या हुआ, प्राइस डिफरेंट है, उसी वजह से TR का और MR का बिहेवियर भी चेंज हो गया, और ये आपके सामने कर्व। अच्छा, अगर AR बनाना हो मान लो इसमें, तो कैसे बनाओगे, AR कैसा बनेगा MR के साथ, है ना। इधर बनाता हूं, देखो ध्यान से, ध्यान देंगे मेरी बात पे, क्या दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। क्या देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि AR मेरा हमेशा किसी भी नंबर ऑफ यूनिट पर, चलो एक स्टार्टिंग पॉइंट सेम दिख रहा है 10 10, ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि हर एक पॉइंट पर AR मेरा MR से तो ज्यादा ही दिख रहा है। हर पॉइंट पर किसी भी नंबर ऑफ यूनिट पर आप उठा लो, आपका AR ऑलवेज MR से तो ज्यादा ही है। पर हाँ, ओवरऑल अगर मैं बिहेवियर देखूं AR का, तो डिक्रीज ही हो रहा है। पर क्या नेगेटिव हो रहा है, नहीं। जीरो हो रहा है, नहीं। वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो जीरो भी हुआ ही होगा, हम ये मान रहे हैं। अगर आप वैल्यू सही से लोगे तो जीरो भी मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन AR की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, AR हर पॉइंट पर MR से तो ज्यादा ही है और डिक्रीज ही हो रहा है। तो इसी बिहेवियर को ग्राफ पे उतार दो, ये लो भाई, ये रहा MR, ये रहा AR, ये लो, होगी बात खत्म, मैटर सॉल्व हो गया। तो ये AR और MR के कर्व होते हैं इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर मोनोपोलिस्टिक समझ आता है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, यही सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं मोनोपोली में। बस फर्क क्या होता है, मेरे बच्चों, यहीं पे बता दूं मोनोपोलिस्टिक में और मोनोपोली में, सिंगल सेलर में क्या फर्क है। सिंगल सेलर वाले केस में मार्केट में डिमांड की इलास्टिसिटी कम होती है। सिंगल सेलर वाले केस में मेरे बच्चों डिमांड में इलास्टिसिटी कम होती है, क्योंकि सिंगल सेलर होगा तो उस मार्केट में कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं होंगी, तो यानी किसी भी प्राइस पे उसको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होंगे, राइट। तो एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली मार्केट में चॉइसेस कम होने की वजह से इलास्टिसिटी मेरे बच्चों कम होगी। क्या बोला मैंने, इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पर ही अब मोनोपोली आपकी स्टोरी दिखा दूं, तो बेटा सारा डायग्राम, सारी वैल्यूज सेम बनेगी। अब मान लो सीधा मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूं आपको, किसका, AR और MR का, जो आपको बात समझनी है। तो इनका स्लोप जो होगा ना, एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कम बनेगा, यानी ये कुछ ऐसा भिच्चा सा बनेगा, ये लो। मतलब मैंने कोशिश करी है कि स्टीप ज्यादा हो एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली मार्केट में AR और MR कर्व का जो स्लोप होगा, जो स्टीपनेस होगी, वो कम होगी। स्टीप है ना, वो फ्लैटर ज्यादा होते हैं, इसमें स्टीप, मतलब एज कंपेयर, अगर मैं कंपैरिजन में बनाऊं यहां पर, ये मान लो मोनोपोलिस्टिक का है तो ये ऐसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये फर्क है बस। होंगे दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग ही, AR MR के ऊपर ही होगा, सब कुछ सारी बातें सेम रहेंगी। उसको भी एडिशनल प्रोडक्ट बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, ये मान के चल रहे हैं। तो सब कुछ सारी कहानी सेम है, बस फर्क क्या होगा, यहां पर इलास्टिसिटी कम होगी, इधर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। यहां इलास्टिसिटी कम होगी, इधर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। कहानी समझ आई बेटा, सिंपल सी। दिस इज द सिचुएशन। चलो अब एक बार चलते हैं, बहुत सारी चीजें नोट्स में बता दी मैंने, तो मेन कहानी पे चलते हैं। तो ये मैंने मार्केट पढ़ी, अब आते हैं इस पे। देखो ये लो, जो पॉइंट हमने छोड़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें इनफाइनाइट, याद है अभी पूरा ऐसा बनाया था, ये वाला कर्व बनाया था। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज फ्लैटर होते हैं इसमें कर्व, है ना। ओलिगोपोली में स्मॉल, ओलिगोपोली की बात करेंगे बाद में भी, इसमें स्मॉल यानी इलास्टिसिटी कम होती है। एज कंपेयर टू दिस, इलास्टिसिटी यहां पर कम होती है, सिंपल सी बात है। ओलिगोपोली में मान लो आप कमी होती है इलास्टिसिटी डिमांड, और जहां जहां मैं ये लिख रहा हूं वहां पे लेस देन 1 है ना,
लेस देन 1, ये क्या है ग्रेटर देन 1, यहां क्या है बेटे इनफाइनाइट लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट किया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। नाउ कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ये बातें अभी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं इन बातों को, बस एक बार नजर मारनी है, फटाफट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, बातें हमें समझ आती है क्या क्या है, सब बातें मैं कर चुका हूं, देख लो जी क्या था ये। परफेक्ट कंपटीशन में टीआर ऐसे ही बन रहा था ना भाई, ऐसे ही तो था। अच्छा अगर मैं डिमांड कर्व बना के यहां पे निकालने की कोशिश करूं, मान लो ये डिमांड कर्व है, तो किसी भी सर्टेन प्राइस पर मैं चेक करना चाहता हूं टोटल रेवेन्यू कितना है, तो ये प्राइस होगा, ये क्वांटिटी होगा, तो दिस इज पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू इज व्हाट, ये क्या बनाया मैंने, डिमांड कर्व है ये, इसको आप एआर का कर्व बोलो या डिमांड कर्व बोलो, एक ही बात है। तो भाई डिमांड कर्व पे मैं जानना चाहता हूं कि मेरा जब 25 था प्राइस, तो उस दौरान और क्वांटिटी 30 थी, तो टोटल रेवेन्यू कितना था। तो टोटल रेवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला यही तो होता है, पी इंटू क्यू, है ना। तो पी इंटू क्यू कर दिया, तो उससे ये जो पूरा बॉक्स निकल के आएगा, ये वाला पूरा बॉक्स बेटा, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू। क्यों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैथ्स आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है, और इस रेक्टेंगल का ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, पूरे बॉक्स का एरिया आ गया, राइट। टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू, तो ऐसे एलोकेट कर दिया हमने। आपकी बुक में बना हुआ डायग्राम इसलिए बनाया, एग्जाम के लिए खास रेलेवेंट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा पी की जगह हमने क्या बोला, ए आर होता है, तो देखो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आप ये तो वैसे ही बता रहा हूँ, पता ही आपको। तो ए आर निकालने के लिए क्या करते हैं, पी बाई क्यू, सॉरी टी आर डिवाइड बाई क्यू, है कि नहीं, ये तो बात आपको पता ही है, ये भी पता है। चलो जी, टोटल रेवेन्यू होता है पी इंटू क्यू, टोटल मनी रिसीव फ्रॉम दी सेल्स। भैया टोटल रेवेन्यू मतलब जितनी भी आपने सेल करी है उससे मिलने वाला टोटल पैसा, टोटल पैसा जितनी भी आपने टोटल सेल करी है अभी तक, उससे मिलने वाले टोटल पैसे को बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या होता है, ए आर का टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, और वी कैन से पी, सब पढ़ लिया हमने। रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, एवरेज रेवेन्यू का जनरल मीनिंग अगर बात करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 यूनिट सेल करने पर मेरा टोटल रेवेन्यू 60 है बेटा, 5 यूनिट सेल करने पर मेरा टोटल रेवेन्यू 60 है, और मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूंगा कैसे, 60 डिवाइडेड बाय 5, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो उसका मतलब क्या है, मतलब यही है ना कि पर यूनिट से होने वाला रेवेन्यू, यही तो मतलब है। 60 डिवाइडेड बाय 5 करके आंसर आएगा 12, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 5 यूनिट बेच के 60 का रेवेन्यू होता है, यानी 1 यूनिट से रेवेन्यू होता है 12, सिंपल। चलो, और ए आर कर्व भी मेरा डिमांड कर्व भी होता है। सारी बातें बता दी मैंने, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, घर जाओ। चलो कोई नहीं, देख लो आगे और भी है, जाना मत अभी। मार्जिनल क्या है भाई ये तो होता ही है, ये तो होता ही है फॉर्मूला, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एमयू में भी पढ़ा हमने एमपी भी पढ़ा, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में सब कुछ आएगा बेटा। कॉस्ट वाई कॉस्ट में हमने एमसी एमआर के एमसीटीसी के फॉर्म में पढ़ा, सेम कंसेप्ट चल रहा है। तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 कराया था मैंने भी, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, इससे भी निकाल सकते हो। मतलब क्या होता है मार्जिनल का, एडिशनल रेवेन्यू। अगर आप एक भी एडिशनल यूनिट बेचते हो तो उससे होने वाला एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। टीआर में कुछ भी एडिशन होता है मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। तो एमआरएन विल बी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द nth यूनिट, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द nth यूनिट, n-1 बोले तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n-1th यूनिट, एंड इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। क्या कह रहे हो सर, इतना सिंपल करके पका रहे हो, पका नहीं रहा बेटा, पहले बता दिया इसलिए तुम्हें सिंपल लग रहा है, ठीक है ना। देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये बताया कि नहीं बताया मैंने भी, सच सच बोलना, अटेंटिवली देख रहे हो ना क्लास, कमेंट करके बताते नहीं हो तुम लोग, हैं अटेंटिवली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ये बताया था ना भाई कर्व, अभी शेड्यूल के साथ बताया था, वीडियो पीछे ले जाओ अगर नहीं भूल गए हो तो। किसने बताया था, मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक में यही चलता है। दिखाया था कि नहीं कर्व, ये लो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हो इसको, ये लो अब दिखेगा, जहां ये मैक्सिमम है वहां ये जीरो है, जब टी आर फॉल हो रहा है तो एम आर नेगेटिव है। ये बातें याद रखोगे, पूछी जाएंगी एग्जाम में। यहाँ देखो इधर ये वाली बातें पूछी जाती है बेटा। ए आर स्लोप कर्व डाउनवर्ड, प्राइस फॉल्स एज क्वांटिटी इंक्रीजेस, इसलिए ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वही मेरा डिमांड कर्व भी होता है। एम आर लाइज बिलो ए आर, एम आर मेरा हमेशा ए आर से तो नीचे ही रहेगा, क्लियर है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक एम आर पॉजिटिव है, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तब तक तो मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, है ना। फिर क्या हो रहा है, टी आर इज मैक्सिमम एंड एम आर इज इक्वल्स टू जीरो, टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है ना। टी आर डिक्रीज होगा व्हेन एम आर इज लेस देन जीरो, टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव होगा, सिंपल सरल सी बात है। चलो ये रहा परफेक्ट कंपटीशन का कर्व, ये भी बता दिया मैंने। क्या सर सारा टाइम सेव कर दिया आपने, कर दिया भाई, ऐसे ही कर देते हैं, है ना, ऐसी इकोनॉमिक्स टीचर ही कह दें। चलो ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन बता चुका हूं,
टोटल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी बता चुका हूं पीछे, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, अभी ये लो यार, ये नहीं बताई थी क्या, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अगर हमने एमआर का फॉर्मूला ऐसे पढ़ा है, दिए मेरा एमआर है टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, तो बेटे क्या टोटल रेवेन्यू को मैं ऐसे नहीं कह सकता सिग्मा ऑफ एमआर, है ना? अगर मैं एमआर को प्लस कर दूं तो ये भी आ जाएगा, दिखा दूंगा एक बारी शक्ल, ये लो देख लो यार बच्चे भी ना, ये लो ये जो कराया था, लो क्या मैं इनको प्लस करके भी तो निकाल सकता हूँ, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 2 16 माइनस 6, तो अगला एमआर प्लस करके भी तो टीआर आ जाता है ना? ये लो करा दिया फ्लैशबैक थोड़ा सा, कहाँ था मैं, ये करा दिया, इस पे था, ये बात समझ आ गई ना? चलो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ध्यान से कान आंख नाक सब खोल लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है ना? आप लोगों को एक रिलेशनशिप बताया हुआ है किस किस का, एआर का, एमआर का, और मेरे बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मैं यहां लिख दूं ध्यान से फिर से कि एमआर इज इक्वल्स टू एआर इनटू में ब्रैकेट में लिख देता हूं E-1 डिवाइडेड बाय ई, हियर ई रिप्रेजेंट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम में एआर की जगह पी भी लिखा हो सकता है, तो हमने बता दिया कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस सेम होता है, तो यानी ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे कि मैंने लिख दिया P इंटू में E-1, या इंटू का साइन भी नहीं डाला मैंने, ऐसे लिख दिया एमआर इज इक्वल्स टू P इंटू में E-1 बाई ई, तो भी बात सेम ही है। अच्छा अब एक और वर्जन लिखते हो इसका, एक और वर्जन देखेंगे, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मतलब ए आर और पी, तो आपको समझ आ गया कि ए आर और पी रिप्लेसेबल है एक दूसरे की जगह, बट मेन चीज है देखो जो बताना चाह रहा हूं कि ए आर ब्रैकेट में ई माइनस, ये हो गया अपना 1 माइनस 1 बाई ई, कैसे लिखा हो सकता है? ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेम है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बेटा, ये ई आप दोनों के अंदर अलग अलग ओपन कर सकते हो, ई अपॉन ई होगा कट के 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बाई ई, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब एक ही बात है, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है ना? तो अब हम फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको देखेंगे। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर जो टॉपिक आता है, ये तो रिलेशनशिप है, आपको या तो एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि 4 ऑप्शंस में आपको अलग अलग रिलेशंस दे देंगे जंबल करके, आपको पहचानना होगा कि सही वाला कौन सा है, तो सही वाला याद रख लो ये होता है। अच्छा इसको और जंबल भी कर सकते हैं ना, ए आर उधर ले जाए, एम आर उधर ले जाए, खाली इलास्टिसिटी को एक्सट्रैक्ट कर दे तो भी एक बन सकता है, वो भी आप निकाल के देख सकते हो। मेन बात है कि एक तो ये हो गया कि इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट रिलेशन कौन सा है। दूसरा कि आपको ये पूछा जाएगा कि अगर इलास्टिसिटी 1 है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी 0 है तो क्या होगा, समझ गए? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी 0 है, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो तीनों केसेस में एमआर क्या होगा, समझे जरा इस बात को, यहीं पर ही देखते हैं। अगर मेरा इलास्टिसिटी है लेस देन 1 तो क्या होगा, इलास्टिसिटी है मेरे पास 0 तो क्या होगा, इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, ये सिचुएशन है, ठीक है ना? थोड़ा सही से लिख दें इसको, ये लो इक्वेशन तो आपके पास लिखी हुई है ना इधर, मैं यहाँ पे खाली केसेस लिखता हूँ, देखो ध्यान से। इलास्टिसिटी मैंने बोला ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी मेरे पास इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो क्या होगा। किसकी बातें कर रहे हैं? एमआर की, मतलब रिजल्टेंट एमआर क्या होगा, ध्यान देंगे। अब ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो देखो इस फॉर्मूला में, ये ब्रैकेट है मैंने यहां पर डाल दी, ई अगर मैं ग्रेटर देन 1 पुट करता हूं तो एक बात तो कंफर्म है कि इसके न्यूमरेटर में नेगेटिव नहीं आएगा, 1 से बड़ा कुछ भी पुट होगा और उसमें से 1 माइनस होगा तो नेगेटिव रहेगा ना, ये पूरा रेशियो, ये पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव रहेगा, पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव रहेगा भाई। तो ए आर की वैल्यू कुछ भी, और ए आर नेगेटिव होता नहीं कभी भी, ये भी याद रखो, ए आर नेगेटिव नहीं होता, प्लस मैंने ई की वैल्यू रखी है ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब यहां पर मेरा एमआर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, और वी कैन से ग्रेटर देन 1 कि एमआर विल बी ग्रेटर देन 0, सॉरी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, है ना? पॉजिटिव बोलो ग्रेटर देन 0 बोलो एक ही बात है। अच्छा अगर मैं ई आर को 0 पुट कर दूं तो यहां पर अगर मैंने मान लो 0 पुट कर दिया इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी मेरी 0 है, 0 माइनस 1 नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये तो नॉट डिफाइंड वाला केस हो गया, इसको भूल जाते हैं। लेस देन 1 कर दें अगर, अब देखो इस फ्रैक्शन में अगर मैं ऊपर लेस देन 1 कर दूं तो एक बात कंफर्म होगी, थोड़ा सफाई कर देते हैं कि इस फ्रैक्शन में अगर मैं यहां पर जो वैल्यू ले रहा हूं ई पे, वो 1 से छोटी वैल्यू है, कोई 1 से छोटी वैल्यू मान लो 0.5 है, तो अगर मैं 1 से छोटा कुछ भी ले रहा हूं, आंसर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, पर एक बात कंफर्म है कि इस फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और ए आर नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि इस वाले केस में हम बोलेंगे एम आर नेगेटिव हो जाएगा, और वी कैन से एम आर विल बी लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगा बेटा, है ना? तो इक्वल टू 0 वाला तो हमारा डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इक्वल टू 1 वाला केस, इक्वल टू 0 वाला हम नहीं कर सकते, इनफाइनाइट वाला केस है, तो हम लेते हैं इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 0 वाले पे यानी नॉट डिफाइंड हो रहा है, और वाला केस तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इक्वल टू 1 वाला समझ सकते हैं। तो बेटा अगर मैं 1 पुट कर दूं
तो 1 - 1 0 और नीचे 1 है। तो अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 0 आ जाए तो नहीं हो रहा था, छोड़ दिया हमने, लेकिन ऊपर 0 तो आ सकता है। ऊपर 0 आ गया तो ये पूरा पूरा आंसर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया ना। तो यानी MR विल बी इक्वल टू 0। 0 मीन 0, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। समझ आ गई तीनों पॉसिबिलिटीज की। इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो MR क्या आएगा। मतलब आप ये सिखाया मैंने आपको कि आप इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे से है माइंड में तो आप पुट करके देख लो 1 सेकंड में। ये तो मैंने आपको समझाने में फिर भी टाइम लगा दिया, खुद से पुट करोगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। राइट, चलो समझ आ गया होगा आई गेस। नहीं समझ आएगा तो बेटा एक बार वीडियो थोड़ी सी पीछे ले जाओ, थोड़ी सी, अभी पता लग जाएगा, है ना। चलो तो ये देखो, ये हमने डिस्कस करा, इक्वल टू 1 होगा तो 0 होगा। टोटल रेवेन्यू है, ये एक और बात रहेगी कि जब ये 0 होता है, दोबारा से बना दूं कंपेयर करने के लिए, ये लो नहीं, दो डायग्राम है ना यहाँ पे, 2 डायग्राम बनेंगे छोटे छोटे और छोटे, जल्दी से समझने के लिए यार। ये लो हाँ, तो जब MR 0 होता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। जब ग्रेटर देन 1 है, क्या इलास्टिसिटी, तो MR ग्रेटर देन 0 यानी MR पॉजिटिव है। तो जब MR पॉजिटिव है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग है। जब लेस देन 1 है तो MR लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। तो जब MR नेगेटिव है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग है। याद होगी बात। ग्राफ और इलास्टिसिटी और AR-MR रिलेशनशिप सारा एक साथ लपेट दिया। ठीक है, चलो लो जी, यही बात है हमने पीछे पढ़ी, इसको ग्राफिकल समझ रहे हैं, फटाफट से देख लो उसको, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। ये वाले कर्व पढ़े हमने, ये भी पढ़ा हमने, दो बस, ये हमने पहले ऊपर पढ़ा था, वो नीचे पढ़ा था, एक ही बात है। तो देखो एक बात समझ आई मुद्दे की बात, कि जब हम MR के इस वाले दौर में होते हैं, कौन से वाले में, ग्रेटर देन 0 वाले में, यानी जब MR पॉजिटिव है तो क्या होता है, और एक हमारे पास सिचुएशन है ये वाली जब ये 0 होता है, और एक ये जब ये नेगेटिव होता है। ये सारी बातें हमने पीछे भी टेबुलर फॉर्म में पढ़ी है, वही ग्राफिकल में यहाँ पर। तो AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, MR कर्व विल बी बिलो AR इंटरसेक्ट x एक्सिस वेयर E इक्वल टू 1। ये बता रहा हूं आपको, देखो कि इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पे जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहां पर MR 0 होता है। क्या क्या होता है यहां पर, MR 0 होता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, थोड़ा सामने बना नहीं, सामने मान लेना। तो यहां पर TR जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है जी, और इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है इस पॉइंट पर। TR मैक्स वेयर MR इज 0, मिड पॉइंट ऑफ AR कर्व इक्वल टू 1। ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ AR कर्व मारे यहां पर इक्वल टू 1 है। अच्छा, उसके बाद अपर हाफ, ये वाला मैंने बताया था आपको, जो अपर हाफ है वहां पर क्या इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, MR पॉजिटिव है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग है, सारी बातें। फिर मिड पॉइंट है ER इक्वल टू 1, MR 0 पे है, लोअर हाफ क्या होगा, लेस देन 1, MR इज नेगेटिव। ये समरी है ग्राफिकल फॉर्म में, जो भी हमने पीछे टेबुलर में पढ़ी है, वहीं से समझ आ गई है, तो इसकी आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेन आपसे वही रिलेशन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, कि भाई जब इलास्टिसिटी ये होती है तो बताओ MR क्या होता है, जब इलास्टिसिटी ये होती है तो बताओ MR क्या होता है, और TR क्या होता है। 3 बातें एक साथ, ठीक है जी। चलो लो जी, बिहेवियरल प्रिंसिपल की बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल है किसी भी फॉर्म में शट डाउन प्रिंसिपल है, ध्यान से समझेंगे। शट डाउन डिसीजन, कि कब हमें बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, ध्यान देंगे। अगर यहां पर जो P है, पता है किसकी बात कर रहे हैं, जो मेरे को मिल रहा है पैसा, किसी प्रोडक्ट को बेच के जो मेरे को प्राइस रिकवर हो रहा है, दैट प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मींस मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा। क्या बोला मैंने, कि मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उस केस में मेरे को अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए। कि जो मिनिमम एवीसी है, जो मेरा मिनिमम एवीसी है, मैं वो भी रिकवर नहीं कर पा रहा, तो बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। सिंपल एज इट इज याद करना है बेटा, कि P इज लेस देन एवीसी। मतलब आप फिक्स कॉस्ट तो छोड़ो, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो रेगुलर रनिंग कॉस्ट है बिजनेस को चलाने की, मिनिमम वाली, वो भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे, उससे भी कम प्राइस आपके प्रोडक्ट का करना पड़ गया आपको बेचने के लिए, तो यानी आपको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। सिंपल रीजन देखो, कैन नॉट रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट, लॉस माना जाता है फिक्स कॉस्ट का। ठीक है भाई, फिक्स कॉस्ट ही नहीं कवर होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगी। तो देखो कंटिन्यू करो, अगर ज्यादा है तो, अगर ज्यादा है तो कंटिन्यू कर लो, इवन इफ लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। बोले तो कि भले ही आपका मतलब एवीसी से कंपेयर हो रहा है, अगर P इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, किससे, एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, एक ही बात है, मैं बता चुका हूं। तो भले ये सिचुएशन है चलेगी, पर ये लेकिन ये नहीं चलेगी। समझ गए क्या बोला मैंने, कि एवरेज कॉस्ट से कम हो प्राइस चल जाएगा, पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है तो नहीं चलेगा। समझ गए मेरी बात। तो ये क्या समझ आया, कि ये है और ये है तो भी चल सकता है काम, बढ़िया है। नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है, इकोनॉमिक्स में आपको समझा चुका हूं कॉस्ट वाले चैप्टर में बेटा, फिर से बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में हम एक सिचुएशन की जहां पर अगर मुझे जो पैसा मेरा लग रहा है और वो रिकवर हो जाए, तो उसको इकोनॉमिक्स की सेंस में एक प्रॉफिट का नाम दिया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। विच इज देखो, जब मेरा प्राइस मेरे एवरेज कॉस्ट के बराबर है, एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, एक ही बात है, बार बार याद दिला रहा हूं। तो बेटा जब ये बराबर हो जाए तो दैट इज नोन एज मेरे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट, और वी कैन से जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। इकोनॉमिक्स की सेंस में ये एक सर्वाइवल माना जाता है बहुत अच्छा, कि भैया जो पैसा लगाया वो तो रिकवर हो गया कम से कम, ठीक है। और अगर हमारा प्राइस ज्यादा मिल जाए हमें एवरेज कॉस्ट से, तो भैया
पांचों उंगलियां घी में मानी जाती है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और वी कैन से अब नॉर्मल प्रॉफिट, एक ही बात है। सुपर नॉर्मल बोलो या अब नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है ये वाली, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज शट डाउन पॉइंट, दिस इज बियरेबल पॉइंट। चलाओ बिजनेस को, कंटिन्यू करो। सब बता दिया बढ़िया से। चलो ये है पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल। किसी भी बिजनेस का, किसी भी प्रोड्यूसर का, बच्चों क्या बोला मैंने, किसी भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होता है जब एमआर एमसी के बराबर होता है ना। एक्सपैंड करो आउटपुट को, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, परफेक्ट कंपटीशन से केस समझते हैं जरा, ऐसे नहीं, देखो यहां से समझ आएगी बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये था हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट। शुरुआती दौर में आपको दिख रहा है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम लग रही है, ध्यान देना। तो पहले वाली कंडीशन तो इन दोनों जगह पे फुलफिल हो रही है ना। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर बिजनेस सही चल रहा है, एडिशनल कॉस्ट मेरी कम लग रही है। एडिशनल कॉस्ट अगर कम लग रही है तो बिजनेस बढ़िया माना जाता है। तो एडिशनल कॉस्ट कम लग रही है, एक पॉइंट के बाद मिनिमम आया, फिर ये बढ़नी शुरू हो गई। तो ध्यान देना कि जब तक आपका एमआर ज्यादा है एमसी से, तब तक तो आपको क्या करना चाहिए, ऐड मोर टू द रेवेन्यू देन कॉस्ट। मजा आ रहा है ना। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, तो मजेदार बात है। लेकिन रिड्यूसेस आउटपुट अगर एमआर लेस देन हो जाए, यानी कि एमआर हमारा इसके बाद वाली बात कि अब यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है ना, तो ऐड टू मोर टू द कॉस्ट देन द रेवेन्यू। तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमम माना जाता है जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं और एमसी राइजिंग स्टेज पे होता है। दोनों कंडीशन है कि एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी शुड बी एट अ राइजिंग स्टेज या एमसी शुड बी इंक्रीजिंग। समझ गए मेरी बात को। तो भाई देखो, प्रॉफिट हमारा तब तक होगा जब तक इन दोनों के बीच में गैप, ये वाला चीज रहेगी पॉसिबल, यानी जब तक एमसी नीचे रहेगा एमआर से। क्या बोला मैंने कि जब तक एमआर ज्यादा है एमसी से, तब तक हम एडिशनल प्रोड्यूस करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इसके बराबर आ जाएगा तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा जहां पर मैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकता हूं, उससे ज्यादा प्रॉफिट मैं नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि इसके बाद अगर मैंने प्रोडक्शन करी तो ये वाली स्टेज आ जाएगी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को पार कर देगी, तो अब मुझे आगे नहीं बनाना चाहिए। दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरिया कि इस तक तो मैं बनाता रहूं जब तक ये चल रहा है, लेकिन जैसे ये हो जाए मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट आ चुका है। ठीक है, चलो ये देखो, ये बात हम ग्राफ से समझ रहे हैं, ध्यान से देखना क्या बात हो रही है यहां पर। ये हमने बनाया एमआर, बेटा फोकस करेंगे, ठीक है। ये है एमसी। तो देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरा एमआर जो है वो ज्यादा है। ध्यान देंगे इस पे, मैं थोड़ा अलग कलर ले लूं, व्हाइट पे व्हाइट दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा सा आ जाओ इनसे, येलो लो जी। हाँ, इस पे फोकस करेंगे और इस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। दो लाइनें मैंने हाईलाइट करी है। यहां पर मेरा एमआर जो है वो ज्यादा है, ये वाला नीचे जो है बेटा वो एमसी है। देखो ये वाला, ये एमसी है, ठीक है। यहां तक जो ऊपर वाला पार्ट है वो ज्यादा दिख रहा है आपको, यानी मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो मैं यहां पर, ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज चल रहा है। देखो कि यहां तक तो मेरे को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट इज जहां पर एमआर एमसी के बराबर हो गए बेटा, जहां पर क्या हो गया मेरे बच्चों, एमआर इक्वल टू एमसी हो गया। तो एमआर इज इक्वल टू एमसी हो गया, तो देखो क्या हो गया, इसके बाद जो सिचुएशन होगी वहां मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी यहां पर इसके बाद मेरा एमआर नीचे चला गया और एमसी ऊपर चला गया, तो दिस विल लीड्स टू प्रॉफिट डिक्लाइन। तो इसलिए ये पॉइंट मेरा माना जाता है एमसी इज इक्वल्स टू एमआर का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट का। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका एग्जाम के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। जो याद रखने वाली बात है वो यही है जो मैंने आपको इससे पहले बताई। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। हाँ, इस तरीके से पूछा जा सकता है वही बात कि अगर एमआर ज्यादा है एमसी से तो शुड वी कंटिन्यू द प्रोडक्शन। यस, वी शुड कंटिन्यू, हमें करते रहना चाहिए कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्योंकि अभी एमआर ज्यादा है। लेकिन अगर एमसी ज्यादा हो जाए एमआर से तो हमें कोई फायदा नहीं है, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये बात इस डायग्राम से बस आपको ये बात अपने अंदर उतारनी है, ग्रैस्प करनी है कि ये आ जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ये है तो कंटिन्यू करो प्रोडक्शन, ये है तो नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। बस ये तीन बातें। ठीक है भाई, बढ़िया से समझ आ गया कि नहीं आ गया है? सिंपल चैप्टर है कि नहीं है, बता दो जल्दी से। तो कर दिया खात्मा, ये लो भाई, शानदार शानदार जानदार और जबरदस्त, कर दिया खत्म, खात्मा। तो भाई इसी के साथ हमारे चौथे चैप्टर का यूनिट नंबर 1 भी हुआ खत्म। ठीक है बच्चों, आई होप बढ़िया से समझ आया होगा, बढ़िया से मजेदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे मार्केट्स के। एक बार मॉड्यूल को जरूर गो थ्रू करना है मेरे बच्चों, ठीक है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करने हैं, हम भी कराएंगे, डोंट वरी, वेट एंड वॉच। अभी चैप्टर्स तो पढ़ लो अच्छे से। बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर एमटीपी आरटीपी उसको अब कराओगे, कराऊंगा भाई, सब कराऊंगा, वेट करो। चैप्टर्स पढ़ते जाओ, अपनी खुद की प्रैक्टिस करते जाओ, हम तो बैठे हैं भाई, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एंजॉइंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।